प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन इंडिया में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम रीजनलिज्म इन इंडिया का टॉपिक कवर कर रहे हैं और उसमें हमने अपने पहले लेक्चर के वाया कॉन्सेप्ट एंड कॉजेज अच्छे से समझा दिया। आज उसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट देखेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ रीजनलिज्म समझेंगे और इसके अलावा और भी जो चीज़ें हैं वो आगे आगे समझते जाएंगे। हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट, इसे दो फेजेज़ में बांटा गया है, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। हम पहले प्री इंडिपेंडेंट इंडिया का हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ध्यान से समझिए, तीन चीज़ें यहाँ पर काम करेंगी। सबसे पहली चीज़, मुग़ल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया था 1707 के अराउंड। 1707 वो समय था जब मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब की डेथ हुई और उसके बाद से लेकर के 1857 तक का जो रिवॉल्ट है, तो 1707 से 1857 के रिवॉल्ट तक के समय को हम लेटर मुगल्स के नाम से जानते हैं। ओके, क्यों जानते हैं? इस दौरान कई मुग़ल रूलर आएंगे, लेकिन अब तक महान मुग़ल शासकों ने, यानी कि जिसे हम द ग्रेट मुग़ल रूल कहते हैं, जिस दौरान बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब ये शासक हुए, उन्होंने उनके कोर्ट की जो पॉलिटिक्स थी, यानी कि उनके दरबार में जो अलग अलग धड़े थे, द फैक्शंस, उनको बहुत अच्छी से कंट्रोल किया हुआ था। ठीक है, अलग अलग, देखो, किसी भी दरबार में आप ही हो, एक व्यक्ति हो, थोड़ी से भी आप अगर इन्फ्लुएंशियल हो, आप में थोड़ी भी पावर है, तो आप ही को कितने लोग प्रभावित करना चाहते हैं, सोचिए। घर में, बाहर, दोस्तों में 4 दोस्त हैं तो हर एक एक दोस्त आपको अलग अलग तरह से प्रभावित करना चाहता है। तो इसी तरह से मुग़ल दरबार सत्ता का, शक्ति का केंद्र था और ईरानी दल, तुरानी दल, हिंदुस्तानी दल, इस तरह से मुग़ल दरबार में अलग अलग फैक्शंस, धड़े एग्जिस्ट करते थे, जिनके पीछे जर्नैल थे, मासेस थे, योद्धा थे, लड़ाके थे और मुग़ल बादशाहों को इन धड़ों की ज़रूरत रहती थी। लेकिन मुग़ल बादशाह क्योंकि अपने आप में बहुत मजबूत था, तो वो इन धड़ों को कंट्रोल करके रखता था। इसकी वजह से ये कभी भी मुग़ल अथॉरिटी, मुग़ल सॉवरेनिटी को ओवर पावर नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे ही उन माइटी मुग़ल रूलर्स में से लास्ट मुग़ल रूलर, दैट इज़ औरंगज़ेब, द लास्ट माइटी मुग़ल रूलर, वैसे आखिरी मुग़ल रूलर वो नहीं है, वो बहादुर शाह 2 हैं। तो द माइटी मुग़ल रूलर्स में से औरंगज़ेब जैसे ही ख़त्म हुए, कोर्ट पॉलिटिक्स इन धड़ों के अधीन आ गई। यानी कि ये जो अलग अलग फैक्शंस हैं, इनकी मर्जी का मुग़ल बादशाह अगर गद्दी पे बैठ जाए तो इनकी मौज हो जाती थी। मुग़लों के बीच हेरिडिटी का कानून क्लियर नहीं था, यानी कि बाप के चले जाने के बाद सत्ता किस बेटे के पास आएगी, ये मुग़लिया कल्चर में ऐसे इस्टेब्लिश होता नहीं कि बड़े बेटे को मिलेगी या किसको मिलेगी। चंगेज़ खान के समय से ही ये प्रोसेस चला आ रहा था कि जो एम्पायर है वो बेटों में बांट दिया जाता था। चंगेज़ खान के बेटों में जब एम्पायर किसी टाइम पे बटा, 13वीं सेंचुरी की ये बात है, उन्हें खनाते कहा जाता था। अलग अलग खनातें क्रिएट हुई थी। वही प्रक्रिया भारत में भी मुग़लों ने आगे फॉलो की। तो आप इसीलिए देख सकते हैं कि लगातार मुग़लिया सल्तनत में गद्दी पर बैठने के लिए मुग़ल बादशाह के बेटों में संघर्ष हुआ है, संघर्ष चला है। और आप जानते हैं कि औरंगज़ेब ने खुद अपने भाइयों को कैद किया है और मारा है, और सत्ता के संघर्ष में फिर वो गद्दी तक पहुंचा है। तो मुग़लों में ये एक क्लियर पैटर्न नहीं था, यानी कि सत्ता हस्तांतरण का, द ट्रांसफ़र ऑफ द पावर का एक क्लियर कट रूल नहीं था। इसकी वजह से एक अनसर्टेनिटी रहती थी। जो सेना को अपने साथ मिला ले, जिसका दरबार में ज़्यादा दबदबा था, जो ज़्यादा कंट्रोल रखता है, वो गद्दी तक पहुंच जाता था। इसकी वजह से मुग़ल बादशाह के बेटों को जर्नैलों की, सेना अध्यक्षों की और धड़ों की ज़रूरत पड़ती रही है हमेशा से। वो बात अलग है कि जब वो खुद गद्दी पर आते थे, इतने कंट्रोल रखते थे, इतने स्ट्रॉन्ग होते थे कि वो इन फैक्शंस को खुद पर हावी होने देते नहीं थे। लेकिन फैक्शनल पॉलिटिक्स मुग़ल दरबार में रही है। अब ऐसे में जब औरंगज़ेब मर गया, उसके बाद शासक कमज़ोर हो गए हैं, सेंट्रल प्लेयर वीक पड़ा है और ये फैक्शंस ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, धड़े ज़्यादा मजबूत हो गए हैं।
इस क्याओस में जब मुग़ल सेंट्रल पावर चली गई, तो धीरे-धीरे ये होने लगा कि जो क्षेत्रीय गवर्नर हैं, मुग़ल एम्पायर कैसे चला करता था। जैसे आज की डेट में अगर आप देखें, तो हमारे देश के स्तर पर एक प्रेसिडेंट है और हर राज्य में एक गवर्नर है। गवर्नर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। लेकिन आज एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और चीज़ें संविधान से चलती हैं। लेकिन उस समय में एक मुग़ल एम्पायर था, उसका एक मुग़ल एम्पायर था, यानी कि एक मुग़ल साम्राज्य जिसका एक मुग़ल सम्राट होता था। जैसे मान लीजिए कि औरंगज़ेब एक मुग़ल सम्राट हैं। ऐसे में उनके द्वारा अपॉइंटेड अलग-अलग प्रोविंसेस में अलग-अलग गवर्नर होते थे, जिन्हें आप सूबेदार कह सकते हैं। तो अलग-अलग सूबे में सूबेदार हुआ करते थे। इन्हें सूबेदार कहिए, गवर्नर कहिए, ये इन शब्दों से जाने जाते थे। धीरे-धीरे जब मुग़ल कोर्ट पॉलिटिक्स में कॉन्फ्लिक्ट्स इन अलग-अलग फैक्शंस में बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगे, तो जो मुकम्मल और ताकतवर गवर्नर्स थे, सूबेदार थे, उन्होंने ये देख लिया कि मुग़ल दरबार कमज़ोर होने लगा है, मुग़ल बादशाह कमज़ोर होने लगा है। तो उन्होंने अपने-अपने रीजन को, यानी कि जो-जो भी गवर्नरशिप उन्हें मिली थी, जैसे बंगाल की गवर्नरशिप बंगाल के नवाबों को मिली हुई है, अवध की गवर्नरशिप अवध के नवाब को मिली हुई है, इसी तरह से हैदराबाद की गवर्नरशिप हैदराबाद के निज़ाम को मिली हुई है। तो अलग-अलग रीजन की गवर्नरशिप अलग-अलग जर्नैल को मिली हुई थी। तो उन्होंने अपने रीजन को धीरे-धीरे इंडिपेंडेंटली रूल करना शुरू कर दिया। इंडिपेंडेंटली रूल करना शुरू कर दिया। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सिंबॉलिक सेंस में ही मुग़ल अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज़ करते थे। मुग़लिया झंडा इनके दरबार में, इनके किले में लहराता तो था। मुग़लिया मोहर की ज़रूरत इन्हें पड़ती तो थी, लेकिन ज़मीनी तौर पर राजा ये खुद ही हुआ करते थे, शासक ये खुद ही हुआ करते थे। मुग़लिया सत्ता सिंबल के रूप में ही रह गई सिर्फ़, इफ़ेक्टिव पावर नहीं रही। इफ़ेक्टिव पावर रीजनल रूलर हो गए। तो इस तरह से हमने जो फ़ेज़ 1707 से 1857 का देखा है, जिसे मैं लेटर मुगल्स कह के पुकार रहा हूँ, इसी फ़ेज़ को रीजनल किंगडम्स के फ़ेज़ के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि लेटर मुग़लों के समय में भी, उत्तर मुग़ल काल जो है, लेटर मुग़लों के समय में ही फिर रीजनल किंगडम्स एग्जिस्टेंस में आएंगी। आपको अवध एग्जिस्टेंस में आता दिखेगा, पंजाब एग्जिस्टेंस में आएगा, बंगाल एग्जिस्टेंस में आएगा, मैसूर टीपू सुल्तान के तहत एग्जिस्टेंस में आएगा, निज़ाम के तहत हैदराबाद एग्जिस्टेंस में आएगा। तो इस तरह से अलग अलग, त्रावणकोर एग्जिस्टेंस में आएगा, सारी रीजनल किंगडम्स एग्जिस्टेंस में आएंगी, मराठा खड़े हो जाएंगे। तो भारत इसी समय के दौरान रीजनल किंगडम्स में बटेगा। उत्तर भारत के ही अगर मैं गंगा के मैदानों को, इलाकों को ले लूँ, तो कई रीजनल रूलर आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको बुंदेलखंड के इलाकों में जाट दिखने शुरू होंगे, तो जाट मजबूत ताकत बन के उभरेंगे, वो जाटों का इलाका होगा। मथुरा, बुंदेलखंड के तमाम इलाके जितने भी हैं। इसी के अलावा आपको गंगा, यमुना और बाकी नदियों की वैलियों में रोहिले भी उठते दिखेंगे, रोहिलखंड के इलाकों में। अवध तो मैंने बताया ही कि उठता हुआ दिखेगा। तो खान, अफ़गान, पठान, जाट, ये तमाम उठने शुरू हो जाएंगे, मराठे भी उठने दिखेंगे। इससे रीजनल सेंटीमेंट्स स्ट्रॉन्ग हुए। तो लेटर मुग़ल पीरियड में रीजनल किंगडम्स के एग्जिस्टेंस में आने से रीजनल सेंटीमेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए। इसने एक सेंस ऑफ रीजनलिज्म को स्ट्रेंथन किया मॉडर्न टाइम में। भारत में एक रीजनलिज्म था हमेशा से, ऐसी बात नहीं है। हमने आपको बताया था कि हमेशा से ही देखा जाए तो एंशिएंट पीरियड से लेकर के मॉडर्न पीरियड तक इंडियन सोसाइटी डिफरेंट स्टेट्स में बटी रही है, डिफरेंट किंगडम्स कह लीजिए आप उन्हें, और वो तकरीबन रीजनल किंगडम्स ही रही हैं। दक्षिण के राज्यों को अलग अलग शासकों ने कंट्रोल किया। कभी वहाँ पर पल्लव आए, कभी वहाँ पर चोल आए, कभी पांड्या आए, कभी चालुक्यों का शासन रहा। फिर इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग चालुक्यों की ब्रांचेज आईं, गंगा शासक आए, तमाम शासक, छोटी छोटी किंगडम्स आई। इवन मौर्यों के ख़त्म हो जाने के बाद बहुत सारी छोटी छोटी किंगडम्स एग्जिस्टेंस में आई, जिनमें से आंध्र के क्षेत्र में एक बड़ी किंगडम जिसे हम सातवाहन कहते हैं, वो एग्जिस्टेंस में आए। उनके चले जाने के बाद फिर उनकी जगह पर कई और एग्जिस्टेंस में आई। तो छोटी छोटी किंगडम बनती चली गई और एक रीजनल सेंटीमेंट नर्चर होता चला गया। मिडेवल पीरियड के दौरान भी ये रहा। मिडेवल पीरियड में मुग़लों के समय में कंसोलिडेशन का एक दौर आया कि उन्होंने एक यूनिफाइड आइडेंटिटी देने का प्रयास किया, एटलीस्ट बाय द पॉलिटिक्स, स्टेट पॉलिटी।
कल्चरली लोग अपने रीजनल एलिमेंट्स को रिफ्लेक्ट कर ही रहे थे, लेकिन पॉलिटिकली एटलीस्ट वो यूनिफाइड हुए। और ये प्रोसेस ख़त्म हो गया जब औरंगज़ेब ख़त्म हुआ। वो जो रीजनल कल्ट थे, रीजनल प्रैक्टिसेस, रीजनल एस्पिरेशंस, वो रीजनल किंगडम के समय में फिर से सरफेस पर आ गई। और यही दौर है साइमल्टेनियसली। तो तीन चीज़ें एक साथ हो रही हैं। इसी दौर में माइटी मुग़ल रूलर ख़त्म हो रहे हैं। इसी दौर में उनके ख़त्म होने की वजह से रीजनल किंगडम्स एग्जिस्टेंस में आ रही हैं। और क्योंकि माइटी मुग़ल रूलर ख़त्म हो रहे हैं और रीजनल किंगडम्स एग्जिस्टेंस में आ रही हैं, तो रीजनल किंगडम्स से निपटना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू एक बिग एम्पायर से। तो इसी समय में यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट भी भारत में राजनीतिक जगह बना रहे हैं। और उन यूरोपियन कॉलोनियलिस्टों में से एक कॉलोनियल पावर है ब्रिटिशर्स, जो कि एक बड़ी मजबूत ज़मीन बना जाएंगे और बाद में वो एक पॉलिटिकल पावर बन के एग्जिस्टेंस में आएंगे। तो मुगलिय सत्ता का कमज़ोर पड़ना, क्षेत्रीय राजाओं का अस्तित्व में आना, रीजनल किंगडम्स का एग्जिस्टेंस में आना, रीजनल फीलिंग्स का स्ट्रेंथन होना। तो एक मुगल पक्ष से हम इसे इस रूप में देख सकते हैं। दूसरा पक्ष कौन सा है? देखिए, ये जो समय हुआ करता था, इस समय में मैंने बताया कि कॉलोनियल पावर स्ट्रांग हो रही थी। जैसे कि हम बात यहाँ ब्रिटिशर्स की करेंगे। ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ प्लासी से अपनी पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन बिगिन की, जो थोड़े ही समय बाद बैटल ऑफ बक्सर में पुख्ता हो गई। उसके बाद ब्रिटिशर्स भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गए पक्के तौर पर। ब्रिटिशर्स ने अलग अलग पॉलिसीज़ अपनाई, जिसमें से दो पॉलिसियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। अलग अलग गवर्नर जनरल भारत आया करते थे। इनमें से लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी, ये दो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं जिनकी पॉलिसियों ने ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपेंड करने में बड़ा रोल प्ले किया। लॉर्ड वेलेस्ली की पॉलिसी हुआ करती थी सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी, और लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी हुआ करती थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने बड़ा रोल प्ले किया ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपेंड करने में। कैसे? सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी के तहत ब्रिटिशर्स जिन भी किसी राजाओं से युद्ध करते थे, अगर वह राजा परास्त हो जाते थे, या मान लीजिए कि युद्ध नहीं है पर लगता है कि युद्ध होगा, ब्रिटिशर्स ने उन्हें कॉल किया है, आवाहन दिया है, और राजा पहले ही भांपता है कि नुकसान हो गया, रीज़न कोई भी हो, अगर ब्रिटिशर्स से या तो आप हार गए या हार जाएंगे और अब आप उनसे संधि करना चाहते हैं, तो आपको ट्रीटी करनी पड़ती थी। और ट्रीटी होती थी सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस, जिसके तहत ब्रिटिशर्स की सेना वहाँ पर खड़ी रहेगी आपके किंगडम के अंदर। आपके जितने भी फॉरेन रिलेशंस हैं वो मैनेज करेंगे। आपके पड़ोसी राज्यों से जो युद्ध होंगे वो होंगे नहीं होंगे, और उनमें अगर कोई संधि है तो उसके मीडिएटर ब्रिटिशर्स होंगे, और ब्रिटिशर्स का रेजिडेंट आपके दरबार में बैठेगा। इस तरह से सब्सिडियरी अलायंस के बाद ब्रिटिशर्स ने अपनी सेनाएं खड़ी करके और भारतीय सेनाओं से ही भारतीय राज्यों को ही भारतीय राजा के द्वारा खर्चा दिलवा करके अपने लिए कंट्रोल करवा लिया, अपनी जेब से पैसा खर्चे बिना भी। तो सब्सिडियरी अलायंस ने ब्रिटिश एम्पायर को काफ़ी एरिया कवर करके दे दिया। और उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद लिए हुए बच्चे को संपत्ति और राज्य का अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसा नियम बना दिया गया। और उस समय में फिर धीरे धीरे एक एक करके जहाँ भी बच्चे गोद लिए गए थे, और मुख्य उदाहरण इसका आप सब जानते हैं झांसी, और आप जानते हैं रानी झांसी इसके लिए लड़ी भी थी, मणिकर्णिका उनका नाम था। तो अलग अलग राज्य डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत फिर कंट्रोल में आने शुरू हो गए। तो शुरुआत में ब्रिटिशर्स ने क्या किया? जब ब्रिटिशर्स ने इंडियन टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई करना शुरू किया, तो शुरुआती तौर पर उन्होंने पहले 3 बेस क्रिएट किए, और वो तीनों व्यापारिक तौर से महत्वपूर्ण बेस थे, इसलिए उनको बेस बनाया। जैसे कि बॉम्बे वेस्टर्न कोस्ट पे, और ईस्टर्न कोस्ट पे मद्रास और कोलकाता। तो पहले इन्हें व्यापारिक बेस के रूप में विकसित किया, धीरे धीरे इन्हें फोर्टिफाई किया, इन्हें किलेनुमा इमारतों में बदल दिया, और धीरे धीरे इनको सेंटर, इनको न्यूक्लियस बना करके इनके आसपास जितना भी एरिया जीतते गए वो इन्हीं के साथ एक्रीट करते चले गए, यानी कि ऐड ऑन करते चले गए। तो कोलकाता के साथ सारा एरिया अटैच करते चले जाना और एक बंगाल प्रेसिडेंसी एग्जिस्टेंस में आ जाना। इसी तरह से मद्रास के साथ सारा इलाका जोड़ते चले जाना और मद्रास प्रेसिडेंसी, और बॉम्बे के साथ इलाका जोड़ते चले जाना और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ों ने अपने अधीन 3 बड़ी प्रेसिडेंसीज़ के रूप में कर लिया। शुरुआत में
अंग्रेज़ों की नीति यही थी कि वो लार्ज साइज़ की 3 प्रेसिडेंसीज़ मैनेज करना चाहते थे। मतलब उनको ये साइज़ जितना भी बड़ा हो उससे उतना अंतर नहीं पड़ता था, क्योंकि मेन एलिमेंट ये था कि उनका जो कंसंट्रेशन का पॉइंट था वो 3 मेन सेंटर्स थे, जहाँ से उनके ट्रेड एंड कॉमर्स के इंटरेस्ट सर्व होते थे और प्रोडक्शन इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। उनके ये इंटरेस्ट सर्व करने के लिए उस न्यूक्लियस के आसपास का जितना बड़ा बंगाल का इलाका है, वहाँ से उन्हें क्रॉप्स की सप्लाई आ रही है, रेवेन्यू आ रहा है, ये आ रहा है तो वो सेटिस्फाइड है। लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया और यहाँ से सेकंड फेज़ बिगिन हुआ कि हमें इन प्रेसिडेंसीज़ के सारे बेनिफिट को सिर्फ़ इन 3 मुख्य शहरों तक सीमित नहीं रखना। हमें बाकी शहर और बाकी इलाकों में जो पोटेंशियल है, उसे भी यूटिलाइज़ करना है। तो इसलिए पहली तो ज़रूरत ये है कि इकोनॉमिक पर्पसेस से, ट्रेड, कॉमर्स, इन पर्पसेस से हमें इन प्रेसिडेंसीज़ के कुछ ही शहर नहीं, बाकी शहर, बाकी खेती-बाड़ी के गाँव के इलाकों को भी उपयोग में लाना है, इसलिए। और दूसरा, हमें इन प्रेसिडेंसीज़ के हर क्षेत्र में बेटर लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बनानी है, ताकि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विरोध हो, उन्हें तुरंत सप्रेस किया जा सके, इसलिए। सो एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी के लिए पहला, एंड सेकंड वन, बेटर एक्सप्लॉयटेशन फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। अपने हितों में भारत का आर्थिक दोहन करना था उन्हें, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना था इंडिया का फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटेन। तो इन 2 मुख्य कारणों से उन्होंने अब इन प्रेसिडेंसीज़ को धीरे-धीरे रीऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ाया। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि अब उन्होंने इन्हें बाँटना काटना शुरू किया। इसे आप स्टेट्स की फॉर्मेशन कह लीजिए, या आप इसे टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन कह के पुकार सकते हैं। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन या टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इस टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन में उनके द्वारा जो इंटरेस्ट सर्व किया जा रहा था वो भारतीयों का नहीं था। वो भारत के व्यापार वाणिज्य, इंडिया की ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन लोगों की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का इंटरेस्ट सर्व नहीं करना चाह रहे थे। उनका पर्पज़ ये था कि वो कैसे ब्रिटिश इकोनॉमी और ब्रिटिश लॉ एंड ऑर्डर, भारतीयों को कैसे बेटर कंट्रोल कर सकें, इसके लिए उन्होंने इस टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान दिया और प्रेसिडेंसियों के छोटे छोटे हिस्से बनाने शुरू हुए। जैसे अगर हम बंगाल प्रेसिडेंसी कहें तो सबसे पहले जहाँ से पहला एक छोटा हिस्सा निकला उसे हम आसाम के रूप में देख सकते हैं, तो आसाम का जन्म हुआ। इस तरह से बाकी इलाकों से भी अलग अलग क्षेत्र निकले। कई बारी तो ऐसा हुआ करता था कि ब्रिटिशर्स इंडियन को बेटर कंट्रोल कर सकें, इसलिए भी वो अपनी प्रेसिडेंसी को लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पर एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइड करते थे। जैसे 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिया गया फैसला कि उन्होंने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। उसके कोई लॉजिक्स नज़र नहीं आते थे, लॉजिक एडमिनिस्ट्रेशन की फिजिबिलिटी दिया गया था, लेकिन सही मायने में बंगाल के क्षेत्र में खड़ी हो रही नेशनल मूवमेंट को सप्रेस करना ही बंगाल की डिवीज़न का मेन रीज़न था। और वो इसलिए था क्योंकि बंगाल को डोमिनेट कर रही थी बंगाली कम्युनिटी, और ये बंगाली कम्युनिटी ही शुरुआती ऐसी कम्युनिटी बनी थी जो ब्रिटिशर्स का ऑपोजिशन बिल्कुल उस पैटर्न पर कर रही थी जिस पैटर्न पे ब्रिटिशर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, दैट इज़ एजिटेशंस के माध्यम से, प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस के माध्यम से, एजुकेटेड वेज में। और ऐसे में बंगालियों को कमज़ोर करने के लिए बंगाल का डिवीज़न कुछ इस हिसाब से किया गया कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दोनों में ही बंगाली माइनॉरिटी में आ जाएं। ईस्ट बंगाल में बंगाली मुस्लिम कम्युनिटी के हाथों माइनॉरिटी में आ जाएं, यानी कि रिलीजियस माइनॉरिटी हो जाएं, और वेस्ट बंगाल में बंगाली बिहारी कम्युनिटी और उड़िया कम्युनिटी के हाथों माइनॉरिटी में आ जाए, क्योंकि उस समय के बंगाल में बिहार और उड़ीसा दोनों इंक्लूडेड थे। तो डिवीज़न कुछ इस हिसाब से करनी है कि जो पूर्वी बंगाल बनेगा वो ऐसा बनेगा कि वहाँ पर मुस्लिम डोमिनेट करेंगे और जो हिंदू हैं वो माइनॉरिटी हो जाएंगे, तो बंगालियों का मनोबल यहाँ पे कमज़ोर हो जाएगा। और जो पश्चिमी बंगाल बनेगा वहाँ पर एथनिकली जो उड़िया भाषा के लोग हैं और जो बिहारी कल्चर के लोग हैं वो डोमिनेट करेंगे और बंगाली एथनिकसिटी यहाँ पर सप्रेस हो जाएगी। सो इस उद्देश्य से उसको डिवाइड किया गया था। और हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारे जो उस समय के कांग्रेस के नेता कह लीजिए और तमाम दूसरी दलों से भी बिलोंग करने वाले या दल से ना बिलोंग करने वाले जितने भी हमारे उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने इस चीज़ को पहचाना और इसके अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई। स्वदेशी मूवमेंट वाज द रिजल्ट एंड वाज द ऑपोजिशन टू द डिवीजन ऑफ द बंगाल। ओके, इट वाज द बंग भंग आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, ये बात याद रखिएगा, ब्रिटिशर्स को जवाब देने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये प्रमाणित हुआ कि
दूसरा जो ये प्रोसेस है, मुग़लों के समय में रीजनलिज़्म डेवलप हुआ, रीजनल किंगडम्स का एक विचार आया, लेकिन ब्रिटिशर्स के समय में ब्रिटिशर्स ने अपनी प्रेसिडेंसीज़ बनाई और उन प्रेसिडेंसीज़ को धीरे-धीरे अपने हितों में बाँटना शुरू कर दिया और अल्टीमेटली डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को प्रमोट किया और ब्रिटिशर्स ने बहुत हेविली लोप-साइडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पैटर्न चलाया। तो इसी वजह से रीजनल इम्बैलेंसेस क्रिएट हुए इकोनॉमिक प्रोग्रेस के नाम पर। ये रीजनल इम्बैलेंसेस ने लोगों को डिप्राइव करना शुरू किया और लोगों में एक सेंस ऑफ रीजनलिज्म यहाँ से भी पैदा होना शुरू हुआ कि हम इस खास इलाके के लोग होने के कारण पिछड़ते हैं। इसका एक बड़ा नतीजा ये भी निकला कि ब्रिटिशर्स ने भारत में पहली बार एक सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म बिगिन किया। ब्रिटिशर्स के भारत में प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो रिलेशन थे, यहाँ से मैं रीजनलिज्म का तीसरा अंग सुनाने जा रहा हूँ। ब्रिटिशर्स के प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो रिलेशन थे वो एक तरह से पैरामाउंटसी पर बेस्ड थे। इट वॉज द ब्रिटिश पैरामाउंटसी। पैरामाउंटसी का सिद्धांत ये था कि प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश छत्र छाया में क्राउन के अधीन अपने राज्यों को स्वतंत्र रूप में चला सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि मैं कोई उस समय का प्रिंसली स्टेट का प्रिंस हूँ, शासक हूँ, तो मैं अपने राज्य में शासन चला सकता हूँ। ब्रिटिशर्स मुझे कंट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन मुझे स्वामी भक्ति स्वीकार करनी होगी ब्रिटिश क्राउन की, यानी कि मेरी एलिजियंस उसके प्रति होगी, मैं उसके अधीन हूँ। पैरामाउंट पावर ब्रिटिश क्राउन ही होगा। तो इसलिए पैरामाउंटसी यानी कि हमारा आशीर्वाद लीजिए और अपना राज्य चलाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से एक और चीज़ क्रिएट हो गई, द प्रिंसली स्टेट्स। अब ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज तो ब्रिटिशर्स के अधीन थी, चलिए माना। वहाँ पर रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है, समझिए। धीरे धीरे वहाँ पर जो जुडिशियल कोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं वो एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं वहाँ पर एग्जिस्टेंस में आ रही हैं। धीरे धीरे ही सही, पर सिविल राइट्स, लोकतांत्रिक अधिकार वो वहाँ पर एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो भाषा है, लैंग्वेज है, एजुकेशन, स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल पैटर्न्स वहाँ एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं। यानी कि वो सभी चीज़ें जिन चीज़ों का लाभ भारतीय ले लेंगे, ब्रिटिशर्स ने दिए नहीं, उन्होंने तो अपने द्वारा वो चीज़ें इसलिए लागू की कि वो अपने लिए इसका बेहतर लाभ उठा सकें। वो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम लेकर के आए ताकि वो एक बड़ा कैडर इंडियंस का क्रिएट कर सकें जो क्लैरिकल सर्विसेज दे सकें, और वो इंडियंस को कम सैलरी दे करके इंडियन इकोनॉमी को बेटर एक्सप्लॉइट करें इन क्लर्क्स की मदद से, एक कॉम्प्रिहेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर तैयार करके। वो यहाँ पर अपना जुडिशियल सिस्टम लेकर के आए क्योंकि वो हम पर कंप्लीट कंट्रोल करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारा समाज उनकी संस्थाओं के द्वारा ही रेगुलेट हो। वो यहाँ पर रेलवे लेकर के आए क्योंकि वो हमारे अंदरूनी इलाकों के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, और हमारे पहले तो वो एक्सप्लॉइट करना चाहते थे अंदरूनी इलाके के रिसोर्सेज को। दूसरा, वो चाहते थे कि उनके मुल्कों से जितनी भी चीज़ें मैन्युफैक्चर होकर के भारत आ रही हैं वो भारत के अंदरूनी बाज़ारों तक पहुँचे, बंदरगाहों से, पोर्ट से। तो वो रेलवे अपने हितों में लाए। उन्होंने जो भी फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाई अपने हित में लगाई। उन्होंने जो भी रोड ट्रांसपोर्ट वाटरवेज क्रिएट किए गए उसका कारण उनके इकोनॉमिक मॉडल को सर्व करना था। लेकिन वो बात अलग है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारी सोसाइटी ने उन सभी चीज़ों को अपने हितों में प्रयोग करने के लिए बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, और एक समय में उन चीज़ों ने बदलाव का आधार स्थापित किया और भारत स्वतंत्र हुआ और लोकतांत्रिक भारत के रूप में स्थापित हुआ, जनतांत्रिक बना। लेकिन ऐसी चीज़ें एटलीस्ट थी ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज में, तभी तो आप कन्वर्ट कर पाए उन चीज़ों को अपने फेवर में। बट प्रिंसली स्टेट्स जो कि सिंपली ब्रिटिश पैरामाउंटसी के अधीन थे, उनमें ये चीज़ें नहीं थी। वहाँ पर अभी भी राज शासन ही चल रहा था। राजा जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। वो चाहेंगे तो रेलवे एक्सटेंशन होगा, वो चाहेंगे तो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ एग्जिस्टेंस में आएंगी, वो चाहेंगे तो जुडिशियल कॉम्प्लेक्सेस और कोर्ट्स इस्टेब्लिश होंगे, वो चाहेंगे तो लैंग्वेज और एजुकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश करेंगे, वो नहीं चाहेंगे तो वो नहीं करेंगे। और राजा क्यों किसी को अपनी सत्ता और अपनी ताकत शेयर करने का मौका देगा? वो क्यों चाहेगा कि लेजिस्लेटिव बॉडीज़ एग्जिस्टेंस में आए? तो इस वजह से ये हुआ कि आज़ादी आने तक हमारे सामने दो यूनिट्स खड़े थे। एक यूनिट ऑफ इंडिया ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के रूप में खड़ा था, एक यूनिट ऑफ इंडिया प्रिंसली स्टेट्स के रूप में खड़ा था। जैसे मैं एक छोटा उदाहरण लेता हूँ यहाँ पर आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में से 2014 में तेलंगाना निकला, आप ये सब जानते हैं। और आंध्र प्रदेश ही भारत का वो पहला राज्य है जिसने 1940 के दशक में सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाने की मुहिम शुरू की, और इसी के तहत भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र ही बना है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मुद्दे की कहानी है कि अगर आंध्र प्रदेश को देखें तो उस समय में आंध्र को दो हिस्सों में मानिए, एक आंध्रा जो कि ब्रिटिश प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, और दूसरा तेलंगाना जो निज़ामों के अधीन था, हैदराबाद के निज़ाम। तो अगर आप देखेंगे आंध्रा रीजन ब्रिटिशर्स ने डेवलप कर दिया,
ब्रिटिशर्स ने डेवलप इन द सेंस उन्होंने तो अपने पर्पसेस से किया। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड है, मैं ब्रिटिश हूँ, अभी मैं उसे अपने हितों में इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे आपने मुझ पर दबाव बनाया और वो थोड़ा थोड़ा आपके लिए भी इस्तेमाल होने लगा और एक दिन आपने मुझे ऑस्ट कर दिया, मुझे निकाल ही दिया, अब तो वो रेडीमेडली आपको मिल गया ना, अब तो वो आपका है। लेकिन मान लीजिए कि ये जो बगल में ये इलाका है, यहाँ पे तो कुछ विकसित ही नहीं हुआ है, तो पहले आप उसे अपने फेवर में भी क्या यूज़ कराएंगे और किसी के चले जाने के बाद आप वहाँ पर इस्तेमाल भी क्या करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए। तो फिर ऐसे में आप देख सकते हैं कि तेलंगाना का विकास उतना नहीं हुआ, लेकिन आंध्र मान लीजिए एक लेवल पर विकसित हुआ और आज़ादी के बाद वो चीज़ फिर कंटिन्यूस रही, क्योंकि एक कंसोलिडेटेड आंध्र प्रदेश बन गया। और तेलंगाना की हमेशा यही मांग रही कि हमारा जो विकास है वो सही मायने में नहीं हुआ, आंध्र के ही इलाके विकसित होते चले जा रहे हैं और एक आंध्र प्रदेश राज्य के रूप में हम उसके भीतर कहीं ना कहीं पिस रहे हैं, पिछड़ रहे हैं। रिसोर्सेज, नदियाँ हमारे यहाँ से होकर के जा रही हैं।